हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री और प्रदेश में उपाध्यक्ष कैप्टन अभिमन्यु जी हमारे बीच में उपस्थित हमारे बीच में आज हरियाणा की जो बजट है उसके ऊपर चर्चा करने के लिए पहुंचे हैं। और साथ में हमारे प्रदेश में उपाध्यक्ष और पानीपत ग्रामीण से विधायक महिपाल ढांडा जी, और साथ में हमारी जिला परिषद की चेयरमैन बहन ज्योति शर्मा जी, हमारे दोनों महामंत्री कृष्ण जी, रविंदर जी, और हमारे मीडिया के प्रभारी ईश राणा जी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं का इस प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। अब मैं कैप्टन अभिमन्यु जी से प्रार्थना करूंगी कि वो हरियाणा के बजट पर आपसे संवाद करें। मैडम एक मिनट, जो कार्यकर्ता साथी हैं बड़े निवेदन है कि वो जहाँ कार्यक्रम में हॉल में चले जाएं। जिला और ऐतिहासिक नगरी पानीपत की पावन धरा पर आदरणीय जिला अध्यक्ष जी, मेरे बहुत ही स्नेही साथी प्रदेश उपाध्यक्ष भाई महिपाल ढांडा जी, जिला परिषद चेयरपर्सन और पार्टी के अन्य सभी जो साथीगण साथ में हैं, जिनका परिचय जिला अध्यक्ष जी ने भी दिया है। उपस्थित सभी पत्रकार और छायाकार साथियों, आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि हरियाणा की विधानसभा में हाल में ही 23 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी ने अपनी सरकार का 9वां और बतौर वित्त मंत्री अपना चौथा बजट हरियाणा की विधानसभा में हरियाणा की जनता मालिकों को समर्पित किया है। उसी के निमित्त आज प्रदेश भर में सभी जिलों में परिचर्चा का कार्यक्रम, बजट पर चर्चा का कार्यक्रम रखा है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य कोई राजनीतिक बयानबाजी न होकर के श्रीमान मनोहर लाल जी के नेतृत्व में पिछले 8 वर्षों से अधिक के कालखंड में जो हरियाणा प्रदेश के वित्त प्रबंधन से जुड़े हुए, आर्थिक नीतियों से जुड़े हुए जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, उनसे जनता को सीधे जोड़ने का तात्पर्य है। और ये मानते हुए कि लोकतंत्र में बजट की प्रक्रिया यह जनता से, जनता के सरोकारों से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। और ऐसी मंशा मुख्यमंत्री जी की रही कि बजट एक ऐसी चीज़ है जो प्रदेश की जनता की 1 साल की खून पसीने की गाढ़ी कमाई, उसके अर्थतंत्र से जुड़ी हुई नीतियां और उस कमाई में से जो जनता का अंशदान, सरकार के खजाने में जो जनता का खजाना है, उसका सदुपयोग और उसका किस किस प्रकार से उपयोग होना है, विधानसभा के पटल पर रखने का आशय यही है कि जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से, जनता के आदेश से बजट की राशियों का आवंटन हो और सरकार उस अलग अलग विभागों के माध्यम से उस राशि का जनता के कल्याण के लिए सदुपयोग करे। तो सबसे पहला अधिकार इस बजट के प्रावधानों को जानने का अगर किसी को है तो है प्रदेश की जनता को, है प्रदेश के मालिकों को। आज की जो कार्यक्रम का जो पहला उद्देश्य भी यही है कि जनता को बजट के प्रावधानों से, प्रस्तावों से, बजट के विषयों से जोड़ने का एक प्रयास है कि जनता इसको महज कुछ आंकड़े ना समझे। ये पूरे साल भर सामान्य जनजीवन को प्रभावित करने वाला विषय है। उसी कड़ी में माननीय मनोहर लाल जी ने एक बहुत ही हरियाणा प्रदेश की जनता को समर्पित कल्याणकारी बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया है। और इस बजट की कुछ खासियत हैं, कुछ खसूसियत हैं।
उनमें विशेष रूप से कि ये बजट 1,83,000 करोड़ रुपए का जो बजट है, ये सीधा हरियाणा प्रदेश के जनता के एक एक सदस्य तक इसके लाभ को पहुँचे, इसमें चिंता की गई है अनेकों योजनाओं के माध्यम से कि कोई वर्ग इससे अछूता न रहे। जहाँ एक शहर हो, गांव हो, उनके विकास की बात हो, किसान हो, व्यापारी हो, उद्योग हो, कर्मचारी हो, महिलाओं हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, दिव्यांगजन हो, हर वर्ग का, चाहे फिर विषय है कि समाज कल्याण है, चाहे विषय शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, खेल हो, संस्कृति हो, हर आयाम को इसमें छूने का एक प्रयास किया गया है। अमूमन बजट में बहुत कम, मैंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 5 बजट प्रस्तुत करने का सौभाग्य मिला है। बहुत कम ये संभव हो पाता है कि एक बजट में इतना सर्वसमावेशी, इतना सर्वस्पर्शी, इतना सर्वव्यापी और इतना सर्वग्राही बजट बनाया जा सके, जो कि मनोहर लाल जी ने इस बार बनाया है। बहुत अच्छा प्रयास हुआ कि उन्होंने बहुत वर्गों से बातचीत की, राय शुमारी की, एक नए तरह का बजट का उन्होंने एक प्रक्रिया को अपनाने का काम किया है। अब उसके प्रावधानों में प्रमुख आपने, चूँकि मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, क्योंकि आंकड़े आपने पिछले 2 सप्ताह में आपने रिपोर्ट भी किए हैं, देखे भी हैं, उनकी समालोचना भी आपने उसको अपने यहाँ स्थान दिया है। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से एक चिंता के एक एक परिवार को इसका लाभ पहुँचे, एक बृहद योजना इसमें इंगित की गई है। एक बड़ी, जिसको आप रिपोर्ट भी कर चुके हैं, कि जो सामाजिक पेंशन, सामाजिक सुरक्षा की पेंशन जो है, जो वृद्धावस्था सम्मान पेंशन, विधवा सम्मान पेंशन, दिव्यांग सम्मान पेंशन, उसमें वृद्धि करके 2,750 रुपये प्रति माह तो किया ही है। उसमें एक बड़ा परिवर्तन और किया है कि अभी तक वो 1,80,000 रुपये की सालाना आय वालों को वो पेंशन का लाभ की पात्रता थी, लेकिन उसको बढ़ा करके 1,80,000 रुपये वार्षिक से अब 3 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वालों को यह पेंशन की सुविधा की पात्रता होगी। इसी प्रकार से आम जन को प्रभावित करने वाला वृद्ध सम्मान की बात करें तो हरियाणा रोडवेज़ की बसों में लाखों लोग ट्रैवल करते हैं। 65 वर्ष से अधिक की आयु के वृद्धजन, उनको 50% कंसेशन मिलता रहा। वो अब आयु 50% 65 नहीं, अब वो आयु 60 वर्ष कर दी गई है। यानी कि 60 वर्ष के, अब 60 वर्ष तो जो है कहने को वृद्ध है, कई युवा भी 60 वर्ष के, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। तो जहाँ ये वृद्ध की, हमारे उनके सम्मान की बात है, वहीं पर जो समाज के हमारे अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोग हैं, समाज कल्याण के विषय, उनको भी अनेकों प्रावधानों के माध्यम से लाभ पहुंचाने का काम किया है। मैं एक संकेत रूप में, मैंने कहा मैं आंकड़ों में नहीं उलझाना चाहता हूँ, कि सामान्यतः बजट में एक चिंता रहती है कि बजट बना दिया और हम लोग कहते हैं कि ये राशि बट गई, लेकिन इस बजट से निर्माण की प्रक्रिया क्या हुई, उसको हम कहते हैं विनिर्माण क्षेत्र का पूंजीगत व्यय, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक बजट बनता है, सरकार ने तनख्वाह ले ली, सरकार के मुलाजिमों को पेंशन चलेगी, सरकार के दफ्तरों का खर्चा चला गया, गाड़ी घोड़े का खर्चा चला गया, कुछ सरकार के पुराने कर्जों के ब्याज उतर गए, पुराने कर्जे कुछ उतर गए, और कुछ सामाजिक पेंशन में चला गया। जनता के लिए उसके अलावा नए स्कूल, नए कॉलेज, नए अस्पताल, नई सड़कें, नए पुल, नए रेल, नए बस स्टैंड्स, नया निर्माण क्या हो रहा है, क्योंकि जब निर्माण होता है तब तरक्की, प्रगति, आर्थिक उन्नति ज़्यादा होती है, और आज का किया हुआ निर्माण वो कई पीढ़ियों तक लाभान्वित करता है। तो खुशी की बात यह है कि लगभग 58,000 करोड़ रुपया का जो कुल बजट का 35% के करीब
वह कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर प्रावधान किया गया है कि जिससे शुद्ध निर्माण होगा, शुद्ध नया कंस्ट्रक्शन होगा। तो हरियाणा की जनता को ये विश्वास कि ये पैसा आया और ऐसे ही खर्च नहीं हुआ, ये भविष्य की पीढ़ियों के लिए ढांचागत निर्माण के लिए ये बजट है। तो एक बड़ा परिवर्तन है। 2014 में जब हम सरकार में आए थे तो आपको स्मरण होगा, क्योंकि आप सभी सुधी विद्वान जन साथी हैं, कि हमने एक वाइट पेपर प्रेजेंट किया था, श्वेत पत्र लाए थे हरियाणा की अर्थव्यवस्था पर, हरियाणा के कर्जे की स्थितियों पर, जिनके ऊपर मैं आपके सवाल मैं इंतज़ार करूंगा, क्योंकि उसके बिना आपका फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी नहीं होगी। तो उस पूरी वित्तीय स्थिति में बहुत बेहतरी हुई है, बहुत अच्छा सुधार हुआ है। आज भी मुख्यमंत्री जी को मैं साधुवाद दूंगा कि जहां एक और 5000 किलोमीटर की सड़कों की रिपेयर, नई 600 किलोमीटर की नई सड़कों का निर्माण, कहीं 700 बेड के हॉस्पिटल का निर्माण, कहीं नए प्रशिक्षण केंद्रों का निर्माण, वहीं जो आयुष्मान भारत की जो दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल कवर स्कीम है पूरी दुनिया में, इसके बराबर की कोई मेडिकल कवर स्कीम नहीं है, हेल्थ एक्सपेंसेस की कवरिंग नहीं है, उसको भी आगे बढ़ा करके हरियाणा प्रांत ऐसा प्रदेश है कि जिसमें चिरायु योजना बना करके और लाभार्थियों को आयुष्मान भारत की योजना से जोड़ने का काम किया गया। मुख्यमंत्री जी की एक बहुत लोक कल्याणकारी नीति और उनकी सोच का ये परिणाम है। तो मुझे लगता है कि आप सबके संदर्भ में, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा, तो उसका मैंने संकेत में विषय को प्रारंभ करना था, तो मैं विषय आपको समर्पित करता हूं। आपके कोई प्रश्न है तो उनका स्वागत है। साहब, आप सीनियर नेता है पार्टी के, फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। एक तो जो अभी बजट आया था, पानीपत के लोगों की रिएक्शन नहीं थी, वो कह रहे जी 20% घोषणाएं पूरी हुई हैं जो पहले कभी की गई थी। सेंटर का बजट था, ये स्टेट का था कि 20% पूरे। उन्होंने बताई जो योजनाएं बताई गई थी बजट में, पूरी नहीं हुई। एक तो ये थोड़ी सी निराशा थी। दूसरा सवाल मेरा ये है, जिस पार्टी के साथ ये सरकार चल रही है अलायंस में, उन्होंने कहा था हम 5100 रुपये पेंशन देंगे, लेकिन 5 साल बाद 2750 रुपये है। भूपेंद्र हुड्डा अब ये कह रहे हैं सब जगह, कांग्रेस की सरकार आई तो 6000 रुपये दूंगा। ये जो कह रहे हैं 6000, आपको लगता है दे देंगे 6000 रुपये कांग्रेस सरकार आपकी? आपने 2 सवाल पूछे हैं। मैं इसलिए लोग पहले तो आपने कहा, जी बिल्कुल, आपने कहा कि 20% खर्च होता है। ये आंकड़ा सही नहीं है। कारण है कि जो भी विधानसभा के पटल पर बजट के प्रस्ताव रखे गए हैं, उसके बाद साल के बीच में आवश्यकता पड़ने पर सप्लीमेंट्री बजट भी आते हैं, और जब बजट फाइनल बजट रखा जाता है तो पिछले साल की भी जो परफॉर्मेंस है वो रखी जाती है। ये तो ठीक है कि किसी मद में 100 रुपये का प्रावधान किया, उसमें कोई प्रोजेक्ट की अप्रूवल्स नहीं होती है तो उसके अंदर काम स्टार्ट करने में देरी हो जाती है। मिसाल के तौर पर एसवाईएल के ऊपर, एसवाईएल में 101 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, लेकिन वो निर्माण नहीं होता है तो वो बजट में वो पैसा रह जाता है। लेकिन पानीपत के संदर्भ में मैं ऐसा नहीं मानता कि कोई प्रावधान किया हो और उसका खर्च न हुआ हो। अगर ऐसा कोई स्पेसिफिक इंस्टेंस है तो वो माननीय विधायक जी विधानसभा के पटल पर उसका उत्तर भी आपको ला करके दे सकते हैं। 60 करोड़ रुपया जो एक्सपोर्टर्स के लिए एग्जीबिशनल सेंटर बना था, स्मृति ईरानी आई थी 5 साल पहले, प्रोग्राम होता वो केंद्र का विषय हो गया। हाँ, मैंने वो 60 करोड़ पे आया था, बट हरियाणा ने प्लान नहीं कर सके, इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, वो पैसा वापस चला। आपके संज्ञान ये उनकी दिक्कत है। इस बार बजट में है, देखो अब आया ना, लेकिन 5 साल में नहीं हुआ ना उसका। 5 साल पहले की बात नहीं। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ आपको। ये बजट के प्रावधान प्रस्ताव में डाले जाते हैं इस आशा के साथ में कि उनकी सारी प्रक्रियाएं पूर्ण होंगी और वो इस्तेमाल में आएगा। मिसाल के तौर पर इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट आपके बगल में है, वो इतने सालों का निर्माण का एक प्रोसेस होता है। हर साल बजट में उसको फंड्स को एलोकेशन किया जाता है और उसका निर्माण आगे बढ़ता है। तो कहने को कोई कहेगा इतने साल से बन रहा है कि अपना, अब मेडिकल कॉलेज कल्पना चावला का है, बनते कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, माफ़ी चाहूँगा करनाल का, वो बनते बनते हर साल उसमें बजट ऐड किया जाता है।
क्यों निर्माण की प्रक्रिया में इकट्ठे पहला पूरा मान लीजिए 700 करोड़ लगना है, पहले साल 700 करोड़ प्रावधान करेंगे तो 700 करोड़ की एक्सपेंसिस होना नहीं है, एक्सपेंडिचर नहीं होना है। तो फेजेस के हिसाब से बजटिंग की जाती है। मैं एक तो आपको ये निवेदन करा दूँ। दूसरा आपने पूछा पेंशन के बारे में। 2014 में श्रीमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की सरकार के समय में 750 रुपये पेंशन थी। गोहाना रैली में उन्होंने घोषणा की 1000 रुपये और दीवारों पे लिखवा दिया 1000 का नोट लिफाफे में कर दी मौज बुढ़ापे में। ये लिखवाया था दीवारों पे, 1000 दिए नहीं थे। हमारी सरकार आई, हमने कहा 2000 करेंगे। पहले दिन से हमने 1000 भी किया और 1200 भी किया। और एक पहले दिन ही विधानसभा के पटल पे, जो कि लोकतंत्र का मंदिर है, हमने कमिटमेंट दी कि हर साल 20% यानी 200 रुपया इसको बढ़ा करके 2000 के लक्ष्य को, अपने संकल्प को पूरा करेंगे। अब जहाँ तक राजनीतिक घोषणा पत्र का विषय है, ये हर पार्टी का अपना एजेंडा, अपना घोषणा पत्र होता है। जिन जिन का है उनका आप उनको ज़रूर प्रश्न करें और बातचीत हो, आपका अधिकार है। और जहाँ तक हुड्डा साहब ने कहा भाई 6000 रुपये वो देंगे, तो हम इतना कह सकते हैं अभी हमारा बोलना बाकी है। सर, अभी आपने हर वर्ग की और बात, हम जो बोलते हैं करते हैं, उनके कहे और करे में फ़र्क हो सकता है, लेकिन हमारा इतिहास ये कहता है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, और अभी हमारा कहना बाकी है। सर अभी आपने हर वर्ग की बात की, और मैं समझता हूँ कि आज तक एक ऐसा वर्ग है, कभी किसी की बात नहीं की गई, हमारा ही वर्ग है। आज तक बजट में कभी पत्रकारों के लिए ना बजट रखा गया, ना उसकी नई कोई घोषणाएं होती हैं। कारण क्या है कि हमेशा इस समाज को निगलेक्ट कर दिया जाता है, साइड में छोड़ दिया जाता है। आप पत्रकारों के प्रतिनिधि नहीं हैं, आप जनता के चौथे स्तंभ हैं लोकतंत्र के। आप जन सरोकारों के सवाल पूछने का आपका है, अपने निजी। एक सवाल आपने भविष्य के पीढ़ियों के लिए ढांचागत निर्माण के लिए जो आपने कहा उसको लेकर थोड़ा अपना परिचय हो जाए तो मेरा पहचान भी बढ़ जाएगी आप सबसे। रामगोपाल शर्मा, नई वार्ता, हरियाणा जी। भविष्य की पीढ़ियों के लिए ढांचागत निर्माण पिछले 8 साल से सरकार है, पिछले 5 साल जो पिछली सरकार की, अगर मैं उसकी बात करूँ पानीपत के परिप्रेक्ष्य में, तो पूरा निर्माण किया गया, विकास हुआ, लेकिन क्या कारण है कि 8 साल के बाद पानीपत वहीं खड़ा है जो पहले 8 साल पहले था। मैं आपके इस आकलन से सहमत नहीं हूँ, धन्यवाद। पानीपत बहुत आगे बढ़ा है, बहुत तरक्की हुई है। शुगर मिल भी पूरा नया बन करके तैयार है, एथेनॉल का प्लांट भी अलग करके तैयार है, चालू है। तो पानीपत आपके आकलन से मैं सहमत नहीं हूँ। प्रश्न अपने परिचय के साथ। सर, मैं जितेंद्र शर्मा, हरियाणा से। सर, बेरोजगारी का मुद्दा जो है आजकल नंबर 1 बना हुआ है हरियाणा में भी, तो इसको लेकर जो बजट में रखा गया है, क्या वो आपके अनुकूल है? क्या इतना जो बेरोजगारी तो फर्दर बढ़ती जा रही है, उसको लेकर आप? देखिए, मैं आपको एक तो बड़े ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो बेरोजगारी का स्तर है वो अन्य राज्यों की तुलना में हरियाणा प्रदेश बेहतर है, जिसका आंकड़े का जिक्र करते हैं कांग्रेसी मित्र CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उसके जो डायरेक्टर हैं वो कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य रहे हैं, तो हम उनसे कैसे उम्मीद करें कि उनके आंकड़े सही होंगे। पहली बात तो ये है कि हरियाणा प्रदेश के नौजवानों को रोजगार देने के लिए जो मनोहर लाल जी की सरकार की नीति रही है, उसकी सर्वत्र सराहना हुई है, इस रूप में कि ईमानदारी से नौकरियां दी गई हैं, मेरिट के आधार पर नौकरियां दी गई हैं। हरियाणा की पढ़ाई लिखाई की संस्कृति और जो रिक्रूटमेंट की संस्कृति के अंदर आमूलचूल परिवर्तन आया है। वहीं पर हरियाणा के अंदर निवेश बढ़ा है, जिसके कारण से आज यहाँ के नौजवानों को रोजगार के अवसर पहले से बेहतर मिल रहे हैं। साथ के साथ स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, विश्वकर्मा के नाम से विश्वकर्मा स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी का एक अनूठा अनुभव, नवाचार का प्रयोग भी हरियाणा में ही हुआ है। कितने ही विश्वविद्यालय अब जो नई पीढ़ी के स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं।
कितने ही मेडिकल कॉलेजेस हर ज़िले के अंदर नए डॉक्टर्स और साथ साथ पैरामेडिकल उनकी ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूशंस खुल रहे हैं। तो हरियाणा प्रदेश के नौजवानों के रोज़गार की संभावनाओं के लिए मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। उसको और बेहतर हमेशा गुंजाइश होती है और बेहतर किया जा सकता है, करेंगे। सर पानीपत में चारों तरफ टोल है, काफ़ी समय से टोल की समस्या को उठाया जा रहा है हटाने के लिए, लेकिन आज तक सरकार ने कोई सुनाई नहीं कर। लोकसभा में भी सांसद जी ने मुद्दा उठाया था, लेकिन क्या कारण है कि टोल को नहीं हटाया, जबकि कई 60 किलोमीटर के दायरे के नियमों के हिसाब से टोल नहीं होता। सांसद जी ने विषय उठाया हुआ है, हम उम्मीद करते हैं कि इसका नियमानुसार इसका कोई न कोई निराकरण होगा। एक बजट में लोग चुनाव की घोषणाएं की जाती हैं, उसके 10 दिन बाद ही आपकी ही पार्टी की सरकार रसोई की गैस की कीमतों में 50 और 350 रुपये की वृद्धि करती है। तो एक पर तो आप लोगों को घोषणाएं करते हैं, दूसरी तरफ उनकी जेब खाली करने का कार्य करती है, इसका क्या? पहली बात तो मेरी जानकारी के अनुसार हरियाणा प्रदेश की सरकार ने कोई कीमत नहीं बढ़ाई है, और हम चर्चा कर रहे हैं हरियाणा प्रदेश की विधानसभा में प्रस्तुत किए गए बजट की, और उसमें कोई नया कर नहीं लगाया, कोई नया खर्च नहीं लगाया। दूसरी बात, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं वो जिस एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज़्म के दायरे से बाहर निकाल करके और फ्री मार्केट प्राइस मैकेनिज़्म के मॉडल पर लाने का महान काम का श्रेय ये तत्कालीन मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार और हुड्डा साहब के दबदबे वाली सरकार के कार्यकाल में हुआ था। और ये नियम समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर, अंतर्राष्ट्रीय कीमत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार के आधार पर कॉस्ट प्लस का जो फार्मूला है, ये मनमोहन सिंह जी की देन है। उस फार्मूले के तहत सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है, और उसके आधार पर कोई कभी ऊपर कभी नीचे की स्थितियां बनती हैं। तो इसके बजट के प्रावधानों का इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं कभी कभी हैरान होता हूँ, कांग्रेस के मित्र वह ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के जब बयान करते हैं, इस बार की आधी खुशी तो इस बात की इस बार हुई जब महिपाल ढांडा जी ने विवश कर दिया विपक्ष के नेता को ये कहने के लिए कि ये गलती हमने कर दी। आधी खुशी हुई, पूरी नहीं हुई, कि गलती मान करके गलती जिन लोगों के साथ की है उनसे माफ़ी भी तो मांगनी होती है। तो हुड्डा साहब अपने जो ये सारे परिवर्तन उन्होंने किए हैं, ये उसके लिए माफ़ी भी तो मांगनी चाहिए। ये जो उन्होंने गलतियां की हैं, इसलिए हम कहते हैं बहुत गड्ढे खोदे हुए हैं, अभी तक भरते भरते बड़ी मेहनत लगी है साहब। बिजली कंपनियों में 35,000 का कर्जा, 35,000 करोड़ का, और बोलते और वो कर्जा खाते में नहीं डाला हुआ सरकार के में। फिर कहते हैं हमने तो 70,000 छोड़ा था, अब इतना कर दिया। वो 35,000 का पूरा भुगतान किया है। HSIADC और हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, तब अब HSVP, वे 20,000 करोड़ के करीब कर्जा गया हुआ था। वो भी सारा अब चुका करके साफ सफाई मनोहर लाल जी की सरकार ने की है। तो ये इन लोगों की झूठ जो है हम नहीं चलने देंगे, और इनकी झूठ को उजागर करेंगे। परिचय सिटी तालका से संदीप शर्मा। सॉरी, सिटी तालका से संदीप शर्मा जी। सरपंचों के ऊपर सर जो पंचकुला के अंदर लाठीचार्ज हुआ है, और सरपंचों की तरफ से ये कहा गया कि सूद समेत वो आपको 2024 में लौटाएंगे वोट की चोट से। उनका एक चीज और बताई गई सर, एक देखा गया कि वही पथराव किया गया पुलिस के ऊपर। शर्मा जी सवाल क्या है? ये तो उन्होंने कहा है, मेरे से सवाल कहा कि सर इसमें बीजेपी की शरारत है, कभी अपने लोग छोड़ दिए उन्होंने सरपंचों के बीच में, ताकि पुलिस वाले को फंसाया जा सके और फिर हमारे को लड़ता। नहीं, ये उचित नहीं है। बहुत सारे सरपंच तो भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, भारतीय जनता पार्टी के संबंध है। और आप जानते हैं जितने जिला परिषद चेयरमैन हैं, जितने ब्लॉक समिति चेयरमैन हैं, बहुत बड़ा व्यापक स्तर पे जो जनप्रतिनिधि हैं, वो आज हरियाणा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में 80% से ज़्यादा वो भाजपा समर्थित हैं। तो ऐसे में सरपंच भी भाजपा समर्थित हैं। तो क्या ये कहना कि वो जिस पार्टी के लोग चुन कर के नहीं आ पाए,
वो जो पिछले 8 साल में कोई राजनीतिक मुद्दा वो नहीं बना पाए, वो दूसरों के मुद्दों की सवारी करने की ही राजनीति महज करते रहे। कभी वो आरक्षण आंदोलन के ऊपर सवारी करने की कोशिश की, कभी किसान आंदोलन के ऊपर सवारी करने की कोशिश की, अपना कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं खड़ा कर पाए। पूरे देश में केरल से लेकर कश्मीर तक घूम गए, उनको किसी मुद्दे पर समर्थन नहीं मिला। तो वो इस प्रकार की शरारतें जरूर करते हैं, परंतु हमारी बात सही है कि सरपंच हमारे जनप्रतिनिधि हैं। सरपंच हमारे लोकतंत्र की, सरकार की तीसरे जो स्तर है, 3rd tier ऑफ द गवर्नमेंट के बहुत महत्वपूर्ण मुखिया हैं, हमारे लिए बहुत आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, और उनको वही सम्मान मिलना चाहिए जो सम्मान किसी और जनप्रतिनिधि को। कोई सरपंच छोटा नहीं हो जाता और कोई विधायक बड़ा नहीं हो जाता। तो मैं इतनी जरूर कहूँगा कि लोकतंत्र में किसी भी विवाद का समाधान संवाद से है। जनप्रतिनिधि हर स्तर पर उनका आपस में अच्छा व्यवहार होना चाहिए। अपेक्षा की जाती है कि वो आपस में सद्व्यवहार से, सामंजस्य से, सौहार्दपूर्ण तरीके से किसी भी विषय का समाधान निकालें। और माननीय मंत्री जी को भी मैंने एक मित्र के नाते उनको मैंने ये सुझाव दिया है कि वो अपनी बातचीत में, जो जितना बड़ा होता है उसको उतना झुकना होता है, अपनी बातचीत में शालीनता के साथ में। जरूरी नहीं है कि उनमें जो सरपंच जो आज आंदोलन कर रहे हैं कि वो उनकी नीयत में या उनकी मंशा में कोई खोट है, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को अपने गांव की परिस्थिति के अनुसार वास्तव में लगता है कि उनके गांव के विकास के अंदर उनको अतिरिक्त राशि का अधिकार होना चाहिए। तो मेरा ये मानना है जनप्रतिनिधियों पर विश्वास होना चाहिए। जनप्रतिनिधि जवाबदेह व्यवस्था है लोकतांत्रिक प्रणाली में, और इसका कोई समाधान माननीय मंत्री जी और सरपंच संगठन मिलकर के इसका कोई समाधान निकालेंगे, ऐसा मेरा सुझाव है और मेरी उम्मीद है। परिचय के साथ सचिन सिलवानी, पब्लिक एशिया न्यूज़पेपर। जी जी, आपने ये कहा कि हुड्डा साहब ने गलती मानी सदन कि हमने गलती करी ओपीएस को, तो क्या उनकी गलतियों को बीजेपी की सरकार अब जो है वो क्या सुधारने का काम करेगी, ओपीएस को लागू करेगी या एनपीएस में चलेगी? देखिए, मैंने एक पक्ष का उसको मैंने, आपने मेरी बात को ध्यान से सुन लिया, उसके अंदर जोड़ के आप भी दोहरा दीजिएगा उनको जब पाएंगे कि आप माफ़ी कब मांग रहे हैं। मैंने उनसे, जब तो लोकतंत्र में अपने और सामान्य व्यवहार में प्रायश्चित जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है अपने, और कभी भी गलती मानना प्रायश्चित के बिना अधूरा होता है। तो उनसे तो आप ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी अब जो विषय सामने आएंगे हमारे, और कल मोदी जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि भाजपा की विजय यात्रा के 3 त्रिवेणी है। भाजपा की सरकारों का काम, भाजपा की सरकारों का काम करने के पीछे की कार्य संस्कृति और भाजपा के कार्यकर्ताओं का सेवा भाव। तो हमारी सरकार की कार्य संस्कृति ही ये है कि हम किसी विषय को इग्नोर नहीं करते, हम किसी भी विषय को नज़रअंदाज नहीं करते। जैसा जैसा वो विषय चलता है, संवाद के माध्यम से विषय को बेहतर समाधान की तरफ कैसे लेकर के जाया जाए कि सबका कल्याण हो और सबके हित में हो। परिचय के साथ अजय राजपूत, इंडिया न्यूज़। वाह, अब परिचय हो जाए इतना बढ़िया साहब। आज कई साल बाद आए ना आप। मेरा सवाल ये है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला पानीपत सरकार है, और सबसे 3rd क्लास सिटी पानीपत। इसके ऊपर क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है? ऐतिहासिक कहने के लिए ऐतिहासिक बनाया क्यों नहीं जा रहा है? आप जैसे श्रेष्ठ पत्रकार से मैं अपेक्षा करता हूं कि रेवेन्यू कितना दिया जाता है वो ज़रा बताने की कष्ट करें। रेवेन्यू मेरे ख्याल से 7,500 करोड़ का तो एक्सपोर्ट है यहाँ से, और कम से कम 50,000 करोड़ का डोमेस्टिक कारोबार है। उसके आधार पर लगा लीजिए कितना रेवेन्यू जाता होगा आपकी सरकार में। 4,000 करोड़ है इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस और जीएसटी। 4,000 करोड़ एनुअल का रेवेन्यू जाता है सेंट्रल स्टेट को। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपसे निवेदन इतना ही करता हूँ, आप मेरे पुराने स्वभाव को जानते हैं कि तथ्यपरक प्रश्न से हम बेहतर जो अपनी प्रेस परिषद हम इसको कहते हैं उसको बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि जब भी कोई
बजट के प्रावधान बनते हैं। अगर गुरुग्राम विकसित हुआ है तो गुरुग्राम कभी आज से 30 साल पहले की स्थिति में था, तो गुरुग्राम विकसित हुआ राज्य सरकार की हरियाणा की जनता के खजाने से क्षेत्र विशेष में निवेश के कारण से। क्षेत्र विशेष में निवेश हुआ तो गुरुग्राम विकसित हुआ। गुरुग्राम ने आज रेवेन्यू बढ़ा रहा है, उस रेवेन्यू का लाभ वह पिछड़े जिलों में भी, महेंद्रगढ़ में भी, नारनौल में भी, सिरसा में भी, जींद में जाए। यह एक वितरण का न्याय, जिसको डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहते हैं, वितरण के न्याय के सिद्धांत के अनुरूप है। पानीपत और विकसित हो, पानीपत का विकास तेज हो, ये हमारा संकल्प है। तो इसको उसको उस तरह से जोड़ करके कि हमने जो दिया वो हमें ही मिले, तो उसके पीछे का बहुत बड़ा त्याग होता है, बहुत बड़े पीढ़ियों का त्याग होता है किसी भी क्षेत्र को विकास करने में। सर क्लस्टर तक नहीं बन पाया आज तक। मैंने अपना उत्तर दे दिया। और कोई प्रश्न? सर मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने बजट के दौरान सारी बातें बता दी। परिचय आपका? मेरा धर्मेंद्र नाम है सर, ऑल इंडिया 24। अच्छा जी जी। मुख्यमंत्री ने ये पहले साथ में संकेत कर दिया करें कि कौन सा यूट्यूब है, कौन सा DTH है, थोड़ा ध्यान में आ जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने बजट के दौरान सारी चीजें बता दी है, और फिर भी सरपंच समझ नहीं पा रहे उस योजनाओं को जो बजट के दौरान बताई गई। ईटेंडी को लेकर काफी गलत फहमियां हैं, उसको लेकर आप क्या करें? कौन नहीं समझ पा रहे? ईटेंडी को लेकर सरपंच का जो विषय है वो बजट से संबंधित नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने तो बजट के अंदर सारी चीजें खोल के बताया। आप सहयोग कर दीजिए समझाने में, अगर कोई आपको लगता है। सर कांग्रेस का संगठन क्यों नहीं बन पा रहा? कल को आप पूछेंगे, कल को आप पूछेंगे उनके यहाँ ये क्यों नहीं हो रहा, उनके यहाँ वो क्यों नहीं हो रहा। आपसे क्या कहना चाहिए? कांग्रेस को संगठन की जरूरत नहीं है। कांग्रेस को संगठन की जरूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने अब मान लिया है कि वो राजनीतिक दल नहीं है। कांग्रेस ने देश में संदेश दे दिया है कि वो राजनीतिक विचारधारा का दल नहीं है। कांग्रेस ने अब देश में संकेत कर दिया है कि वो कार्यकर्ताओं का संगठन नहीं है। कांग्रेस अब ऊपर से लेकर नीचे तक कुछ परिवारों का गिरोह के तौर पर एक संग्रह केवल मात्र रह गया है। और हरियाणा प्रदेश के सरगना वह अपने कुछ गुर्गों के अतिरिक्त संगठन नाम की चीज में विश्वास नहीं करते हैं। संगठन बनाने की कोशिश की, अशोक तंवर जी ने, उनके शरीर पर लाठियां पड़ी। संगठन बनाने की कोशिश की कुमारी शैलजा ने, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। संगठन बनाने के समर्थन किया रणदीप सिंह सुरजेवाला ने, उनको तड़ी पार राजस्थान भेज देने का काम कर दिया गया। तो हरियाणा प्रदेश में या कांग्रेस की संगठन नाम की कोई स्थिति की अपेक्षा करना भी मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है आप जैसे विद्वान के लिए। तो हो गया, काफी हो गया मेरे एक परिचय के साथ। मैं रामवीर कौशिक, दैनिक उत्तर हिंदू। बहुत अच्छा है। जो पानीपत की बात हो रही है ना, पानीपत के अंदर कोई भी सड़क ऐसी नहीं है जो सड़क है सनौली रोड, बरसत रोड और जितनी सड़कें ग्रामीण सड़कें हैं इनका आप देखो जाकर डेवलपमेंट की बात हो रही है। मुझे तो पुरानी याद है, निकलना मुश्किल हो जाया करता। आप भूल गए होंगे, आप भूल गए होंगे। सभी का साधुवाद, धन्यवाद। और जलपान से कोई रह गया तो